नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग मेल इनफर्टिलिटी पार्ट 6 ये पढ़ेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। एक मिनट रुक जाइए, मैं आप लोगों को पीपीटी से कुछ बीमारियां बताने के लिए आया हूं। मेल इनफर्टिलिटी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। नॉर्मल पेनिस का कर्वेचर और ये सब क्या होता है ये आप लोग को मालूम है, लेकिन आज हम इसी श्रृंखला में दो बीमारियां आज देखने वाले हैं और उसको फोटोग्राफ से समझेंगे, ताकि आपके पास जब पेशेंट आए तो आप लोग ऐसे ना सोचे कि इसको तो हमें आयुर्वेद में पढ़ाया ही नहीं गया है। आयुर्वेद में सब कुछ पढ़ाया गया है, लेकिन हमें ऐसे डिटेल में नहीं पढ़ाया गया है जैसे मैं अभी बता रहा हूँ। तो ये सब जो भी लेक्चर है ये सब आपको काम आने वाला है। अभी ये जो मेल इनफर्टिलिटी का है इसको शायद मुझे और 20 दिन तक करना पड़ेगा, या फिर सितंबर एंड तक और करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत डीप में मैं पढ़ा रहा हूँ। इतना डीप में कोई नहीं पढ़ाता है, लेकिन मुझे पढ़ाना है आप लोगों को। ये एक होता है पायरोनिस डिजीज। इसमें कर्वेचर ऑफ द पेनिस ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं, डायग्राम में दिख रहा है कि फाइब्रस प्लेक फॉर्मेशन हो गया है। तो इसको हम लोग क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ ट्यूनिका एब्लोंजिया सीटा ये होता है, या इसको हम लोग इंडोरेशियो पेनिस प्लास्टिका ऐसे लैटिन भाषा में बोलते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर रहता है, जिसमें फाइब्रस प्लेक फॉर्मेशन होता है। सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द पेनिस में एक फाइब्रस हार्ड कोई प्लेक फॉर्मेशन होता है। ऐसा देखिए, ऐसा हमारे पास पेशेंट आते हैं। मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं, इसलिए मुझे इसके बारे में जानकारी है कि इस तरह से पेशेंट आते ही हैं, 100% आते हैं। और न ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है, लेकिन लोग न छुपाते हैं अपना बीमारी, लेकिन ऐसे पेशेंट आते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि कोई इंजरी हो जाती है ना। और कभी कभी कैथेटर डालते टाइम जब फॉलिस कैथेटर वगैरह डालते हैं हॉस्पिटल में, यूरिन नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है। या फिर सडन फोर्सफुल बेंडिंग होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे, उसकी वजह से सपोर्टिंग टिश्यूज जो रहते हैं उसमें टेयर हो जाता है, जख्म हो जाता है, और उसके बाद में उसको भरने के लिए बॉडी जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म करती है उसको भरने के लिए, तो वहां स्कैर फॉर्मेशन होता है, फाइब्रस टिश्यू डेवलपमेंट हो जाता है। बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है। इसके वजह से अभी देखिए आप लोग को ये स्क्रीन पे दिख रहा है नॉर्मल पेनिस कैसा होता है, और ये पायरोनिस डिजीज में स्कार फॉर्मेशन हो गया है। इस साइड में देखिए कि ऊपर व्हाइट वाला जो है फाइब्रस सेल्स कैसे बहुत हार्ड ऐसे फाइबर्स तैयार हो जाते हैं। इसमें ऐसा रहता है कि फाइब्रोसिस ऑफ ट्यूनिका ओब्लंगिया
थिक शीट ऑफ द टिश्यू सराउंडिंग द कॉर्पोरा कार्बोनोसा, उसमें एक फाइबरस टिश्यू हो जाते हैं, उसकी वजह से पेन होता है, पेशेंट को कंटिन्यू पेन रहता है, एबनॉर्मल कर्वेचर हो जाता है। अभी आप लोग जो देख रहे हैं मतलब पेशेंट जो आते हैं कि उनका लिंग टेढ़ा है, तो वो तो रूट से हो सकता है, वो तो नॉर्मल है। लेकिन इस तरह का कर्वेचर है, पायरोनिस डिजीज, कर्वेचर ऑफ द पेनिस, तो इसके वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होता है, इरेक्शन नहीं हो पाता है। फिर लॉस ऑफ गर्थ, शॉर्टनिंग हो जाता है पेनिस का, या इंडेंटेशन ऐसे हो सकता है। ये कैल्सिफाइड होता है या ऑसिफाइड, ऑसिफिकेशन होता है या कैल्सिफिकेशन होता है, मतलब अस्थि धातु का विमार्गमन हो जाता है वहां पे, वहां जाके वो अस्थि तत्व जो है हार्ड, वो कैल्सिफिकेशन हो जाता है। तो इसमें पेरीवेस्कुलर इन्फ्लेमेशन होता है, जहां पे लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ट्यूनिका, एब्लॉन्जिया और साइनोसॉइड्स ऑफ द कॉर्पोरा कैवर्नोसा, उसमें ऐसे फाइब्रस प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है। आप लोग देखिए यहाँ पे हिस्टोपैथोलॉजिकल कैसे दिखाया है, ट्यूनिका ऑब्लेंजिया कैसा है, फाइब्रस प्लेक कैसा है, वो देखिए आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे पीपीटी में। कैवोमोसल आर्टरी कैसा है, कैवोमोसल स्पेस कैसा है, यूरेथ्रा कैसा है, ये पेनिस का ऐसे कट करके देखा है। कॉर्पस स्पॉन्जियम कैसा है, सेप्टम कैसा है बीच का, ट्यूनिका ऑब्लेंजिया ये जो किनारे का होता है वो स्किन। तो यही मैं बता रहा हूं कि पेरीवेस्कुलर इन्फ्लेमेशन होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू जो ट्यूनिका ऑब्लेंजिया और साइनोसाइड्स ऑफ द कॉर्पस कैवर्नोसा, उसके बीच में फाइब्रस प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसके वजह से क्या होता है, मैं एनाटॉमिकली आप लोगों को धीरे धीरे सब पढ़ा रहा हूँ। कॉर्पोरा कैवर्नोसा कैसा होता है, ट्यूनिका कैसा होता है, प्लेक कैसा होता है, और नॉर्मल में देखिए कैसा होता है। अब आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी जो मैं बताना चाह रहा हूँ। कॉर्पोरा कैवर्नोसा ऐसे स्ट्रेट रहना चाहिए, ट्यूनिका कैसा रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्लेक फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो इंजुरी हो गया, या फिर कैथेटर के वजह से इंजुरी हो गया, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के टाइम पे टेढ़ा मेढ़ा हो गया, बहुत फोर्सफुली करने की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि वो सब सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है पेनिस। ऐसा तो है नहीं कि उसमें हड्डी है या कुछ भी है, लेकिन इंजुरी ही मेन कारण होता है ना। ये सब आप लोग को जानना जरूरी है। ऐसे पेशेंट आते हैं तो क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। अब ये बेंड होता है या कर्व होता है पेनिस का, तो इसमें हार्डन स्कार टिश्यू हो जाता है, और ये बार बार ना ऐसे चुभता है, ऐसे तकलीफ देता है इरेक्शन के टाइम पे, बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो मतलब रेड लाइट एरिया में जा रहे थे, और उसके पास पैसा का बहुत ज्यादा मस्ती आया था, तो उसने सोचा कि मैं 5-6 लड़कियों के साथ करूं, रेड लाइट एरिया में प्रोस्टिट्यूट के साथ करूं। तो वहां पे वो फोर्सफुली कर रहा था वो, और उसने कुछ वियाग्रा कुछ खाया था, मतलब जो ऐसे रहते हैं ना वियाग्रा जो दवाइयां रहती हैं, सुहाग्रा, विहाग्रा, ऐसे कुछ कुछ दवाइयां रहती हैं, हॉर्मोन्स रहते हैं बहुत ज्यादा, उससे ना इरेक्शन होता है। तो उसको मस्ती आया था कि मैं करूं, और उसको ये प्रॉब्लम हो गया। तो ये उसका बेंड हो गया जब उसने अति मात्रा में ये सब किया। तो पेन जो रहता है वो कभी कभी माइल्ड रहता है या सीवियर हो सकता है। पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, जब वो इंटरकोर्स करना चाहेगा तब भी हो सकता है ये, है ना। ये देखिए फाइब्रस प्लेक कैसे हो रहा है, वो कर्वेचर कैसे अलग तरह का ये टेढ़ापन है ना। तो ये स्कार टिश्यू जो रहता है वो आइडेंटिटेशन रहता है, जो कर्वेचर नॉर्मल होना चाहिए पेनिस का उससे टेढ़ा होता है। आप लोगों को 1 2 3 4 दिख रहा है, एक नॉर्मल पेनिस का देखिए कर्वेचर कैसा है, सेकंड नंबर का देखिए वहां पे कैसे बेंड हुआ है, फिर थर्ड नंबर का जो है उसमें नॉर्मल है ये, लेकिन फोर्थ वाले में देखिए प्लेक दिख रहा है आपको, वहां कुछ ना कुछ ऐसे हार्ड चीजें बन रही हैं। अब नेस्बिट प्रोसीजर रहता है, उसमें देखिए वो कैसे प्लेक फॉर्मेशन हो गया है, तो फिर वो टेढ़ा हो गया है ना। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि वो इरेक्शन को मेंटेन नहीं कर पाता है, या पेनिट्रेशन अगर करना चाहे वजाइनली तो वो कर नहीं पाते हैं। तो इससे इमोशनल सिम्टम्स भी बहुत हो जाते हैं कि वो कर नहीं पा रहे, उसको ऐसा फील होता है कि वो नपुंसक हो गया है। तो इसका डायग्नोसिस कैसे करना चाहिए, जब ऐसे कंडीशन है तो फिजिकल एग्जामिनेशन जब करते हैं तभी हमें पता चलता है। ऐसे अंदाज से करेंगे कि हमें इमेजिन कर लिया तो
ऐसे नहीं होगा कभी भी। तो हमें पेशेंट का वो चेक करना पड़ता है, तब हमें पता चलता है। फिर अल्ट्रासाउंड करते हैं कि कंजेनाइटल कर्वेचर है क्या, मतलब बचपन से उसको है क्या, या अदर डिसऑर्डर है क्या। अल्ट्रासाउंड में हमें फाइब्रस सेल्स भी पता चलते हैं, पेट स्कैन वगैरह करते हैं, कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड ये सब करते हैं, तो हमें पता चलता है। फिर प्रोग्नोसिस और ट्रीटमेंट, वो कितना ठीक हो सकता है नहीं हो सकता है वो देखना पड़ता है। 30% पेशेंट जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, 40% का तो बढ़ते जाता है। 30% का तो, अगर हम 100 पेशेंट देखें उसमें 30% पेशेंट ठीक हो जाते हैं कुछ कुछ ट्रीटमेंट वगैरह करके। 40% वो बढ़ते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। 30% को स्टेबल रहता है, वो ना बढ़ता है ना वैसे का वैसे ही रहता है। तो एलोपैथी में तो क्या करते हैं कि सर्जरी करते हैं, जो प्लेक है उसको निकालते हैं, रेडियोथेरेपी करते हैं, स्टेरॉइड के इंजेक्शन देते हैं। वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं वो। ये सब आप लोगों को मालूम होना चाहिए। गायनेकोलॉजी में हम लोग सब स्त्री रोगों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन मेल इनफर्टिलिटी पे ऐसा पढ़ाया नहीं जाता। अभी देखिए वो उन लोगों ने सर्जरी किया, सर्जरी करके जो प्लेक है बीच में उसको निकाल देते हैं, कट करके ऐसे पहले होल होल करते हैं, वो प्लेक को निकाल के फिर सिल देते हैं। मतलब जो एडजस्टमेंट ऑफ टेंशन ऑफ राइट अपर सुचर टू एलिवेट ओवर करेक्शन ऑफ कर्वेचर, रबर शोड होल्डिंग डाउन the first throw of the upper suture at the level of the tunica. Now observable sutures are placed starting outside in and then inside of the tunica and secured with rubber shorts. ऐसे देखिए इरेक्टाइल टिश्यू है ना, उधर जो प्लेक है आपको येलो कलर का दिख रहा होगा, येलो ग्रीन, उसको ना निकाल दिया जाता है कट करके। फिर स्कार टिश्यू प्लेक है उसको देखिए कैसे, बीच वाला जो है उसमें देखिए इसको किस तरह से निकाल दिया। आप पेशेंट भी रेफर करेंगे तो आप लोग को ये तो मालूम होना चाहिए कि जब हम रेफर कर रहे हैं किसी सर्जन के पास ऐसे पेशेंट को, तो उसमें सर्जरी क्या होता है ये तो मालूम होना चाहिए, है ना। अगर जहां सर्जरी करना है तो करना ही पड़ेगा, और नहीं तो आयुर्वेद की चिकित्सा से भी फायदा होता है। वो चिकित्सा जो है वो बहुत ही परफेक्ट रहती है हमारे आयुर्वेद की चिकित्सा। तो जैसे स्कार टिश्यू है, प्लेक फॉर्मेशन, डेड मतलब वो डेड है या वहां पे बहुत हार्ड हो गया है, अस्थि धातु का विमार्गमन हुआ है, तो एलिवेटेड न्यूरोवेस्कुलर बंडल है, उसको ऊपर किया जाता है, न्यूरोवेस्कुलर बंडल। नर्व्स का भी है यहाँ पे और वेस्कुलर है, ब्लड सप्लाई है। प्लेक को निकाल के फिर सुचरिंग किया जाता है, फिर उसको ग्राफ्टिंग किया जाता है पूरा। ये बहुत ही मतलब जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं वही कर सकते हैं, नहीं तो पेनिस में अगर कोई डिफेक्ट हो गया तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा पूरा लाइफ, है ना। और दिखाता हूँ, नहीं ये दूसरा बीमारी है। इतना ये सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो यह कुछ डॉक्टर का ऐसा अनुभव है कि इसको कोई लोग बोलते हैं अस्थि धातु का विमार्गमन हो गया है, अभिघात जन्य वात प्रकोप हुआ है, वात प्रकोप की वजह से वहां पे रुक्षता बढ़ गई है, रुक्षता की वजह से फिर वो वहां पे ड्राइनेस आके खरता परुषता होती है, और फिर वहां पे ऐसे प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि प्रकुपित वात है, तो वहां पे रक्त का भी आश्रय आश्रय संबंध हो रहा है, तो ये वात रक्त है। तो और इसमें जो ट्रीटमेंट हम दिया जाता है वो जल्दी जल्दी रिजल्ट आ जाता है, तो बहुत सारे 30-40% जो है वो ठीक हो जाते हैं हमारे आयुर्वेद की चिकित्सा से। अगर वो फ्रेश हुआ है, मतलब एक्यूट कंडीशन में हुआ है, इंजुरी हुआ है, हमारे पास आ रहे हैं, अगर आपका नाम है तो वो आपके पास आएंगे, आप पे विश्वास करके ठीक हो जाएंगे। अगर वो क्रॉनिक हो गया है तो फिर तो सर्जरी करना पड़ता है। तो मेडिसिन जो है आयुर्वेद की चिकित्सा उससे फास्ट रिजल्ट आता है। तो इसमें बाथर औषधियां दिया जाता है, स्निग्ध औषधियां दिया जाता है, और जो रुक्ष गुण बढ़ा हुआ है, प्लेक फॉर्मेशन हुआ है, उसको स्निग्ध बस्ती और यापन बस्ती से ठीक किया जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जैसे हम लोग शिरोधारा करते हैं, धारा गिराते हैं ना, वैसे पेनिस के ऊपर थोड़ा सा हल्का कोष्ण तेल को लेके धानवंतर तेल का धारा करना पड़ता है कंटिन्यू, जैसे 1 घंटा तक। हम 1 लीटर धारा लेके, जैसे शिरोधारा का जो वो मटका रहता है, और उससे फिर वो कैसे गिरता है, जैसे शिवलिंग पे से धार गिर रहा है थोड़ा सा पतला, अपने फोरहेड पे गिरता है, तो उसको 45 मिनट या 1 घंटा लगता है शिरोधारा का। वैसे ही पेनिस को ऐसे करके पेशेंट को बिठा के, पेनिस को आगे करके और धारा गिराया जाता है। तो इसमें धानवंतर तेल का
धारा गिराया जाता है, पेशेंट ठीक होता है। ये पहले तो उसको कॉन्फिडेंस में लाके बताना है कि आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो हम चिकित्सा कर रहे हैं वो इस तरह से चिकित्सा है। और ये जब आप लोग खुद करेंगे अपने पेशेंट में, आप लोग को एक्सपीरियंस होगा, तो फिर आप लोग को ये मतलब मजा आएगा कि हाँ, आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि ये ठीक होता है। तो धानवंतर तेल का जब करते हैं तो जितना वो एब्जॉर्ब होता है वो वहां पे सॉफ्टनेस लाता है, तो जो प्लेक फॉर्मेशन है, रुक्षता है, वो डिजोल्व हो जाता है। एक दिन में नहीं होगा, उसको टाइम लगेगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना धारा करना है रोज। लाक्षादि तेल का करते हैं जो संधान करता है, स्नेहन भी करता है। शीर वाला तेल बहुत अच्छा काम करता है, और नारायण तेल करता है। इसी तरह से ये जब धारा दिन में एक बार कर रहे हैं, उसके बाद पेशेंट को बोलना है कि आप मैक्सिमम टाइम शीर बला तेल का पिच्चू धारण करें, वहां पे जहां पे स्कार फॉर्मेशन है वहां पे शीर बला तेल को डिप करके कॉटन स्वैब में और वहां पे धारण करके रखें, या फिर बांध दे, उसको लगा के बांध दे। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइट नहीं बांधना है कि पेनिस को तकलीफ हो, क्योंकि वो यूरिन पास भी करना है उसको, पेशेंट को। तो वेग धारण नहीं होना चाहिए, जितना रख सकते हैं उतना रखे। धानवंतर तेल का करना है, शुद्धोदघृत का पिचू रखना है वहां पे। इसी तरह से इंटरनली और एक्सटर्नली बस्ते अश्मांतक घृत। इंटरनली अगर करें तो अगर पॉसिबल है उत्तर बस्ती करना, क्योंकि ओपनिंग तो नीचे है ही यहाँ बीच में। ये तो कैवर्नस ये जो है वो स्पॉन्जी जो कनेक्टिव टिश्यू है वहां पे हुआ है, लेकिन यूरिन आने जाने का रास्ता तो है ही। तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि हम उत्तर बस्ती देंगे आपको, और उत्तर बस्ती भी अच्छे से होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें हम लोग बस्ते अश्मांतक घृत का उत्तर बस्ती करते हैं, सुकुमार घृत का उत्तर बस्ती करते हैं, और महाकल्याणक घृत का करते हैं, महाकल्याणक घृत का करते हैं। इसी तरह से कुछ कुछ वात शामक द्रव्य देते हैं, क्योंकि अपान वायु की दृष्टि है, वायु की दृष्टि है, तो इसमें धानवंतर कषाय, भद्रदारवादी कषाय, सुकुमार कषाय घृत डाल के फिर हम काढ़े पीने को ले देते हैं, दीपन पाचन अनुलोमन करके। फिर कुछ शीर पाक देते हैं, जैसे धानवंतर शीर पाक, बस्ती देते हैं। यापना बस्ती जो रहता है, हमारे यापना बस्ती जो है वो बहुत ही अच्छा बताया अपने चरक संहिता में। यापना बस्ती में मासरस का देते हैं, और उसमें बहुत सारे ऐसे द्रव्य होते हैं जो जहां डेड सेल हो गए हैं उसको रिजुवनेट करते हैं, है ना। जैसे एवियन में भी यापना बस्ती देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। तो यापना बस्ती बहुत अच्छा काम करता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हपुषादी यापना बस्ती अपने ग्रंथों में बताया है, यापना बस्ती से बहुत अच्छा फायदा होता है। वो गुड मार्क से दिया जाता है, वो जाएगा 12 घंटा रहेगा, 6-12 घंटा जितना रहे रहे, उसमें इतनी पावर रहती है यापना बस्ती में कि वो उस क्षेत्र में जहां पर भी सूखा है, शोष जैसी कंडीशन है, उसको रिजुवनेट कर देता है। दूसरा है कि इसमें हमें प्लेग फॉर्मेशन हो गया है तो अल्ट्रासोनोग्राम करते हैं, और उसके बाद में वरुण आदि कषाय देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। षडधरण चूर्ण देते हैं, और नवक गुगुल देते हैं। अगर वहां पे मेद और अस्थि ऐसे तत्व है तो मेदोपाचक देंगे, और हम उसमें अस्थि मज्जा पाचक देंगे, तो वो पाचक द्रव्य या उससे सिद्ध घृत देंगे। मेद पाचक या अस्थि मज्जा पाचक का जो घृत है उसको सिद्ध करके देंगे, तो उसको वो पूरी तरह से डिजोल्व करता है। मिनिमम 3 महीना, मैक्सिमम 1.5 साल ये लगता है, धीरे 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 ठीक हो जाता है। अगर सर्जरी कराना है तो सर्जरी तो करा ही सकते हैं, लेकिन सर्जरी में एक रिस्क रहता है कि अगर खुदा न खास्ता वहां पे कहीं कट हो गया, नर्व अगर कहीं कट गया, तो वो फिर पेनिस कभी लाइफ में इरेक्ट ही नहीं हो पाएगा, फिर वो यूरेथ्रा बन के रहेगा। अगर गलती से अगर हो गया तो अच्छे से नहीं सर्जरी हुआ तो पेशेंट पे डिपेंड करता है कि वो आयुर्वेद की चिकित्सा से ठीक होना चाहता है कि वैसे ठीक होना चाहता है। हमारा बिना सर्जरी के ही ठीक हो जाता है। हम जितना स्नेहन करते जाएंगे वो सेल्स रिजुवनेट करते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, और वो ठीक हो जाता है पेशेंट। ऐसा मैंने अपने सर के क्लिनिक में भी देखा है, और मेरे पास जो पेशेंट है उनमें भी मैंने देखा है, उनको मैंने घर पे ये धारा वगैरह करने को दे दिया और पेशेंट को फायदा हुआ। इस पर डॉक्टर महेंद्र सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? जो मैंने चिकित्सा बताया, एनाटॉमिकली सब बताया, इसमें आपको समझ आया क्या सर? गंगवार सर, हरिहर सर, कुछ बोलिए आप लोग। हाँ सर, आपका आप समझ में तो आया ही है। इस तरह के पेशेंट हमने हमारी नजर में भी नहीं आए, और हमने कभी ध्यान भी नहीं दिया इस तरह के पेशेंट पे।
सर लेकिन आते हैं, ऐसे होते हैं पेशेंट। हाँ, वो हमारी नजर में नहीं आया, कभी उस तरह का ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि शायद पेशेंट उस तरह के अपने यहाँ आते भी नहीं, वो संभव हो सकता है, अपन करते नहीं उस तरह के पेशेंटों को नहीं ट्रीट, है तो ना, कोई इसलिए। बात नहीं सर, आएंगे आएंगे पेशेंट। अभी जो आपने ये सब कर लिया ना, ऐसे केसेस आप लेने वाले हैं, तब आपको मजा आएगा कि हाँ हम आयुर्वेद से ऐसे कर सकते हैं। आएंगे ऐसा। मतलब अभी क्या हुआ, मैं आयुष दर्पण पे जब पढ़ाना शुरू किया शुरू में, तो लोग बोलते थे हमारे पास तो ऐसे पेशेंट ही नहीं आते, ये नहीं आते। फिर जब पेशेंट आए तब उनको क्लिक हुआ कि हाँ ये ऐसा सेशन हुआ था। फिर जैसे सिरोसिस ऑफ लीवर, अल्कोहलिक लीवर डिजीज, ऐसे लोग पहले लेते नहीं थे आयुर्वेद वाले। तो पूना में तो लेते हैं लोग, वैद्य लोग, लेकिन पहले आयुर्वेद वाले नहीं ले रहे थे। आयुष दर्पण के सेशन में तो सब लोग लेने लगे। अवेस्कुलर नेक्रोसिस के पेशेंट पहले लोग लेते ही नहीं थे, रेफर करते थे ऑर्थोपेडिक सर्जन को। लेकिन जब यहाँ पढ़ाया गया, रिजल्ट पे डिस्कस हुआ, तो लोग लेने लगे, बस्ती देने लगे, तो होने लगा अवेस्कुलर नेक्रोसिस ठीक। ऐसे ही मतलब नॉलेज होना चाहिए थेरोटिकल। पेशेंट आते हैं, वो आएंगे, कभी ना कभी आएंगे। ठीक है। ठीक है महेंद्र सर। गंगवार सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? हरिहर सर, अभय सर कुछ बोलना चाहते हैं? अगर आप कुछ बोलेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे एक और बीमारी बताना चाहता हूँ। मैं धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग को ये बीमारी समझे। जब एनाटॉमिकली आप लोग ये सब देखते हैं तो दिमाग में रहता है कि ये क्या है क्या नहीं है। कुछ बोलना है तो बोलिए सर। वीना मैम, प्रीति मैम कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? प्रदीप कुमार जी, महाजन सर, जागीर सिंह जी, कुछ बोलिए आप लोग। नहीं? ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट एक डिजीज पढ़ते हैं। मैं पढ़ाना बहुत कुछ जाता हूँ, लेकिन मैं एक ही दिन सारा पढ़ाऊंगा ना तो सब कंफ्यूजन होगा, इसलिए आज दो ही डिजीज करेंगे। बाकी हमारा ये चलते रहेगा, बहुत दिन तक ये चलने वाला है। छोटा छोटा ऐसा लगता है कि हमको ये बताया नहीं गया, लेकिन ये जरूरी है जानना। सभी में कोई भी पेशेंट आए तो केवल हम यही सोचते हैं कि वृक्ष दवाइयां देंगे, ऐसे रटा रटा या चार पांच दवाइयां देते हैं और बोलते हैं, सोचते हैं कि सब ठीक होगा। ऐसा नहीं है, हमें एक एक बीमारी को समझना जरूरी है। एक होता है प्रियापिज्म करके बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को ना प्रोलॉन्ग्ड और परसिस्टेंट इरेक्शन होता है। कल मैंने इस पे बात किया था, लेकिन आप लोगों को मैं डायग्राम से बताऊंगा तो आप लोगों को और अच्छे से समझ आएगा। नॉर्मल इरेक्शन कैसा होता है और हाई फ्लो प्रियापिज्म कैसा होता है, लो फ्लो प्रियापिज्म कैसा होता है, वो देखिए। नॉर्मल इरेक्शन में कॉर्पस कैवर्नोसम होता है, उसमें साइनोसॉइड्स फील्ड हो जाते हैं, नॉर्मल इरेक्शन होता है। आर्टरीज और वेन्स देखिए, जब इंक्रीज्ड आर्टीरियल इनफ्लो होता है तो इरेक्शन होता है, और इसमें वेनस फ्लो आउटफ्लो है वो कम हो जाता है। आर्टीरियल इनफ्लो ज्यादा होता है तो इरेक्शन होता है। इसी तरह से जब फ्लैसिड रहता है, मतलब वो जब लूज पड़ता है नॉर्मल, इरेक्शन 24 घंटे तो रहेगा नहीं, जब उसको सेक्सुअल अराउजल होगा तभी होगा। तो वो नॉर्मल इरेक्शन जो होता है वो सेक्सुअल, जब मन में भाव आते हैं तब होता है। तो उसमें आर्टरीज का जो ब्लड फ्लो है, फ्रेश ब्लड, वो जाता है। और जब वो लूज पड़ता है, सेक्सुअल एक्टिविटी खत्म हो जाती है माइंड से फिजिकल, तो जो वेनस आउटफ्लो है वो बढ़ जाता है और ब्लड रिटर्न आ जाता है। तो फिर वो पेनिस से वो नॉर्मल हो जाता है। प्रियापिज्म नाम का जो प्रॉब्लम है, इसमें सेक्सुअल स्टिमुलेशन की जरूरत नहीं होती है, वो इरेक्ट हो जाता है। लेकिन इसमें ग्लांस पेनिस है ना, वो नॉर्मल रहेगा, लेकिन पीछे का जो शेफ्ट है वो बहुत ज्यादा कड़क हो जाता है। तो ब्लड रिमेन ट्रैप्ड इन साइनसॉइड्स, वहां पे वो ट्रैप्ड होता है, आगे तक नहीं बढ़ता है, टिप तक नहीं जाता है। ठीक है। और इसमें ब्लॉक्ड वेनस आउटफ्लो, वेनस आउटफ्लो है ना वो ब्लॉक हो जाता है। तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो रुक जाता है, वेन से नहीं निकलेगा, लेकिन आर्टरी से वो फुल रहेगा। ठीक है। और इसमें भी दो टाइप रहते हैं, एक इश्चिमिक और नॉन इश्चिमिक, वो मैं बता रहा हूं अभी। पहले आप ये लोग ये चीजें बेसिक समझिए। दूसरा क्या है, हाइपोक्सिक एसिडोटिक कावर्नस टिश्यू। इसमें ऑक्सीजन की कमी रहती है हाइपोक्सिक में। पहला वाला जो है, साइड वाला जो है, वो उसमें ऑक्सीजन लेवल ठीक है, लेकिन इसमें एसिडोटिक हो गया है, ब्लड जो है वो एसिडिक हो गया है और इसमें ऑक्सीजन की कमी है, तो आर्टीरियल इनफ्लो भी कम हो जाता है। ये लो फ्लो प्रियापिज्म है। हाई फ्लो प्रियापिज्म में क्या होता है कि कभी कभी फिस्चुला हो जाता है, आर्टेरियो कवर्नोसल फिस्चुला। तो साइड से, छेद से ब्लड आने लगता है, बहुत डेंजरस कंडीशन होती है। इसमें एक्सेसिव आर्टेरियल इनफ्लो होता है।
और हाई फ्लो में क्या हो रहा है कि फिस्टुला भी है, साइड से ब्लड भी आ रहा है, और एक्सेसिव आर्टेरियल इनफ्लो दोनों साइड में हो रहा है। ये बहुत हाई फ्लो का प्रियापिज्म है। लेकिन आगे का जो ग्लांस पेनिस है वो नॉर्मल रहेगा, पूरा शेफ्ट जो है पेनिस का वो बहुत ऐसे इरेक्ट हुआ है, ठीक है। ये सेक्सुअल स्टिमुलेशन का इसको कोई मतलब नहीं है, वो होता है। तो ये बहुत पेनफुल कंडीशन रहती है, उसका खड़ा का खड़ा ही रहेगा, कंटिन्यू 24 घंटे भी रह सकता है। तो इसमें क्या होता है कि परसिस्टेंट इरेक्शन रहता है, प्रोलॉन्ग्ड रहता है, ब्लड जो रहता है वो ड्रेन नहीं होता, मतलब जो ड्रेन होने का सिस्टम है वेनस इनफ्लो आउटफ्लो वो नहीं हो पाता है, आर्टरीज में भरा हुआ है फुल प्रेशर से। तो शेफ्ट हार्ड रहता है और टिप ऑफ द पेनिस सॉफ्ट रहता है। तो बहुत सारे क्लिनिशियन इसको बोलते हैं कि मेडिकल इमरजेंसी है, क्योंकि ये अगर कंटिन्यू रहा तो इम्पोर्टेंस कर देगा, सेक्सुअल डिसफंक्शन कर देगा, पेनाइल इन्फेक्शन कर देगा। और सबसे खतरनाक तो ये है कि वहां पे फिस्टुला हो रहा है, साइड से ब्लड आ रहा है, तो फिर अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो वो तो पूरा पेनिस को सड़ा देगा पूरा, उसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। तो इसका कारण होता है कि सिकल सेल डिजीज होता है, ल्यूकेमिया होता है जहाँ पे डब्ल्यूबीसी बढ़ जाते हैं, या फिर मेलिग्नेंसी जब रहती है, हिस्ट्री ऑफ मेलिग्नेंसी। और ये बताया है हमारे अरिष्ट सूचक लक्षण में इंद्रिय स्थान में कि कुछ कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, जैसे शोथ रोग होता है। तो शोथ का क्या बताया, ये मतलब अरिष्ट क्या बताया, मृत्यु निश्चित होती है कि ये प्रियापिज्म ध्वजोत्थान जो है वो कंटिन्यू रहता है, पूरा सूज जाता है उसका पेशेंट का वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा स्वेल्ड होता है। और जब शेफ पूरा कड़क हो गया है और वो नॉर्मल नहीं हो रहा है तो मृत्यु सूचक तक होता है, वो एक तरह से मर्म प्रदेश है वहां पे। तो वहां पे विटप शायद बोलते हैं, विटप मर्म होता है। आप लोग मुझे करेक्ट करिए अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो वहां पे एक तरह से आघात हुआ है या फिर कुछ ऐसे संप्राप्ति हुई है, पूरे बॉडी का सिस्टमिक संप्राप्ति हुई है कि ये प्रॉब्लम होती है, निश्चित रूप से इंसान मरता है। तो इसमें कारण ये संप्राप्ति में डायरेक्ट ट्रॉमा टू पेनिस, पेल्विस में या पेरिनियम में। तो पेरिनियम वो पूरा एरिया। तो अभी अगर हम लोग देखें तो जैसे क्रिकेटर्स पहले खेलते थे, उनको चोट लग गया, चोट लगने से वात का प्रकोप हुआ और ये प्रॉब्लम हुआ और डेथ हो गया। एक मेरे पापा के दोस्त थे, अंकल थे। तो उनको क्या हुआ कि वो खेल रहे थे, वॉलीबॉल खेल रहे थे। तो वॉलीबॉल खेलते हुए उनको, एयरफोर्स में थे, तो खेलते हुए उनको वॉलीबॉल को जोर से किसी ने हिट किया और उनके पेनिस पे वो जोर से लग गया, और लगने के बाद इंजरी हो गया। और इंजरी के बाद वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, वो चल भी नहीं पा रहे थे, इतना सीवियर इंजरी हो गया था। तो उसके बाद में उनको ये प्रियापिज्म नाम का प्रॉब्लम हो गया। 24 आवर्स उनका ये इरेक्शन ही था। तो उनका ये मतलब सोनोग्राफी वगैरह किया, सब कुछ किया। तो इंडियन एयरफोर्स ने कोई भी ऐसे रियायत नहीं बरती, ऐसे लोगों को हम फौज में कैसे रख सकते हैं। फौज में तो हम कोई बीमार को रख नहीं सकते, क्योंकि वहां युद्ध करना होता है, जहाज उड़ाना होता है, या फिर जो टेक्निकल ग्राउंड सपोर्ट है वो मिलना चाहिए। ऐसे बीमार को कैसे चलेंगे जो चल भी नहीं पा रहा है, बैठ भी नहीं पा रहा है, खाना भी नहीं खा पा रहा है। तो एयरफोर्स ने उसको, इंडियन एयरफोर्स ने उनको बोर्ड आउट कर दिया, मतलब नौकरी से निकाल दिया मेडिकल ग्राउंड पे, और बिना पेंशन के। तो वो बहुत डिप्रेशन में आ गए। तो वो मेरे पापा के ऑफिस में थे, तो मैं उनको देखने गया था। तो उस टाइम में डॉक्टर नहीं था, 11th या 12th में था। लेकिन मैंने ऐसे कंडीशन देखी थी उनकी। और उन, वो जहाँ एडमिट थे हॉस्पिटल में, वहां लेडीज को अलाउड नहीं था देखने के लिए, मतलब उनको देखने के लिए अलाउड नहीं था। तो केवल जेंट्स को ही अलाउड था, वो हॉस्पिटल आईसीयू में थे, वो एडमिट थे। तो मैं अपने पापा के साथ गया था, तो मैंने ये कंडीशन देखा था। फिर मैंने अपने पापा से पूछा था कि ये क्या हो गया, तो उन्होंने, मेरे पापा ने बताया था कि उनको वॉलीबॉल जोर से लग गया, हिट हो गया, और ये कंडीशन हुआ। लेकिन मुझे ये चीजें मालूम नहीं थी। लेकिन मुझे दिमाग में है कि ऐसा होता है, इंजुरी जब होता है तो। या स्पाइनल कॉर्ड इंजुरीज में भी मैंने देखा है कि जहाँ पे हिट होता है बहुत जोर से, अगर कार का एक्सीडेंट हो गया। मेरे पास एक पेशेंट आए थे लोनावाला खंडाला, जो घाट एरिया है यहाँ पे, पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे, पुराना वाला। तो एक ना कोई पेशेंट जा रहे थे, तो जोर से जो ट्रॉली होती है, ट्रक की ट्रॉली, उसने हिट किया कार को, और पीछे से हिट किया।
तो पीछे का जो सीट है ना वो निकल गया। और पहले एयर बैग का सिस्टम इतना एडवांस नहीं था, ये 2003 या 4 की बात है। तो उनको स्पाइनल इंजरी हो गया। स्पाइनल इंजरी की वजह से जो प्लेक्सिस है वो डिसलोकेट हो गया था, और इतना जोर से हिट हुआ था। पेशेंट तो बच गए, लेकिन उनको ये प्रियापिज्म हुआ था और अरिष्ट सूचक लक्षण थे। तो मेरे को उनके रिलेटिव थे अग्रवाल लोग, वो आईसीयू में ले गए थे कि आप कुछ कर सकते हैं क्या। मैंने कहा मैं मुझे तो देखना था, सीखना था कि क्या होता है। मैंने फिर ये देखा था प्रियापिज्म के पेशेंट, तो उनका 24 आवर्स ना इरेक्शन रहता था। तो मैंने रिपोर्ट देखा, लेकिन वो मर गए, वो डेथ हो गया उनका। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज भी कारण होती है। कुछ मेडिकेशन का साइड इफेक्ट भी होता है प्रियापिज्म में, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, आगे का टिप है वो नॉर्मल है, लेकिन पूरा जो नीचे का जो शेफ्ट है पेनिस का, वह पूरा इरेक्ट हुआ रहता है। ये टिपिकल है। इसके पहले हमने जो पढ़ा पायनोरिस डिजीज, उसमें क्या होता है, स्कार फॉर्मेशन होता है आउटर साइड में, लेकिन इसमें क्या है, ब्लड फ्लो बहुत बढ़ा हुआ है। ये दोनों में डिफरेंस है। मैं 2 ही डिजीज पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा पढ़ाऊंगा तो कंफ्यूजन होगा। और भी इससे रिलेटेड बीमारियां हैं, वो हम लोग कल परसों के सेशन में करेंगे। तो ये क्यों होता है, तो कुछ कुछ मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है पेनिस पे। अभी देखिए फ्लैसिड कैसा है, नॉर्मल पेनिस आप लोग को दिख रहा होगा, नॉर्मल है। लेकिन इरेक्शन वाला जो प्रियापिज्म है, इसमें इरेक्ट है तो इरेक्ट है। कॉर्पोरा कवनोसा जो है वो 100% ब्लड से भरा हुआ है, इसमें ड्रेन नहीं हो रहा। ब्लड जो है वो पीछे नहीं जा रहा, जो वेनस आउटफ्लो होता है अंदर के, वो नहीं हो रहा। आर्टेरियल आउटफ्लो हमेशा कंटिन्यू है। तो इरेक्ट का इरेक्ट ही रह रहा है। बहुत खतरनाक कंडीशन होती है, अरिष्ट सूचक लक्षण होते हैं ज्यादातर। इसमें सर्जरी वगैरह करते हैं। आर्टरीज का वो जो है वो मैं बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा। इसमें भी 2 टाइप टाइप के रहते हैं, नॉन इश्चिमिक और इश्चिमिक। नॉन इश्चिमिक जो रहता है उसमें ब्लड फ्लो हाई फ्लो रहता है, इश्चिमिक में लो फ्लो रहता है। मैकेनिज्म व्हाई इट ऑकर्स, तो सेकेंडरी टू अनरेगुलेटेड ब्लड एंट्री फिलिंग ऑफ कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और इश्चिमिक में क्या रहता है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन भी नहीं जा रहा है, ब्लड भी नहीं जा रहा है, तो इसमें क्या होता है कि सेकेंडरी टू रिड्यूस्ड और एब्सेंट इंट्रा कॉर्पोरल ब्लड फ्लो मोस्ट प्रोबेबली कॉज्ड बाय डिसरेगुलेशन ऑफ पिनाइल इरेक्शन। मतलब वहां पे पिनाइल इरेक्शन है वो डिसरेगुलेट हुआ है। अब इसके कॉज जो है वो नॉन इश्चिमिक। नॉन इश्चिमिक मतलब वहां ऑक्सीजन का या ब्लड का रिलेशन नहीं है कि वो नहीं पहुंच रहे हैं। इसमें पेरिनियल ट्रॉमा होता है या पेनाइल ट्रॉमा होता है। जैसे कि मैंने अपने पापा के दोस्त का बताया कि ट्रॉमा होता है, चोट लगती है। और मैंने ये भी देखा है कि जो क्रिकेटर्स होते हैं, मेरे एक पेशेंट थे, वो रणजी ट्रॉफी खेलने गए थे, तो उन्होंने मुझे वो सारी चीजें दिखाया। वो मुझे ले गए थे क्रिकेट ग्राउंड में, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है पुणे में। तो वहां पे वो एक बार मुझे ले गए थे। तो जो ड्रेसिंग रूम है ना, वहां पे उन्होंने सब चीज दिखाया था कि जब क्रिकेट खेलने जाते हैं तो ग्लव्स पहनते हैं। वो पूरा पेरिनियल एरिया जो है, वहां पे एक प्लास्टिक जैसा एक रहता है कुछ, तो वो वहां पे ऐसे बांध दिया जाता है, लगा दिया जाता है, तब उसके ऊपर अंडरवियर पहन के तब वो पहना जाता है, या अंडरवियर के ऊपर पहना जाता है कि वहां पे इंजुरी ना हो। क्योंकि बॉल जब कोई बॉलिंग कर रहा है तो वहां इंजुरी होने के चांसेस बहुत रहते हैं, और वो सब सॉफ्ट ऑर्गन है वहां पे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा डैमेज हो सकता है। तो अगर वो प्रोटेक्शन नहीं लिया जाएगा तो यहाँ पे ट्रॉमा 100% होगा और ये प्रॉब्लम हो सकती है। जहां पर भी आघात अभिघात होता है वहां पे वात का प्रकोप होता है, और ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। और जो इश्चिमिक जो बताया है प्रियापिज्म, जहाँ पे इरेक्शन कंटिन्यू है पीछे से शेफ्ट में, लेकिन आगे का ग्लैंस पेनिस टिप में कम है, तो मेडिकेशन का साइड इफेक्ट होता है। जैसे एंटी डिप्रेसेंट जो दवाइयां दिया जाता है, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, और अल्कोहल का भी साइड इफेक्ट होता है। हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब सिकल सेल एनीमिया वगैरह, वो भी कारण होता है। या फिर कुछ गैस जाते हैं, हम उसको विकृत बोलेंगे वायु, वो जाके वहां पे प्रेशर डालते हैं, तो वातरक्त जैसे प्राप्ति भी कह सकते हैं। और इसमें एसिडोटिक मतलब हम लोग वातरक्त अगर मान रहे हैं तो रक्त में अम्लीयता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, रक्त में पित्त की दृष्टि हो गई है, रक्त में उष्ण तीक्ष्ण गुण बढ़ा है, अम्ल गुण बढ़ा हुआ है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं।
एलोपैथी की भाषा में हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, आयुर्वेद की भाषा में वात रक्त होता है, वायु भी होता है, रक्त भी होता है, आवरणजन्य संप्राप्ति। अल्कोहल अगर पिएगा इंसान तो उसमें भी रक्त की तो दुष्टि होगी ज्यादा अल्कोहल पीने से। इसी तरह से अलग चीजें अगर देखे जाए तो ये स्पॉन्टेनियसली अगर ट्रॉमा का इलाज कर दिया जाए तो ठीक हो जाएगा। इसमें हेपोक्सिया नहीं रहता है, हेपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं होता है, और इसमें इश्चीमिया भी नहीं होता है पेनाइल वेस्कुलर टिश्यू में, नॉन इश्चीमिक वाले में इसको सर्जरी वगैरह करके ट्रॉमा का ट्रीटमेंट कर दिया ठीक हो जाता है। लेकिन इश्चीमिक वाला जो रहता है उसमें यूरोलॉजिकल इमरजेंसी होती है, क्योंकि यूरिन नहीं हो रहा है वहां पे, ब्लड फ्लो तो हो रहा है लेकिन अंदर का जो रास्ता है यूरिन आने का, स्पर्म आने का, वो पूरा ब्लॉक होता है। तो इसमें इमीडिएट इंटरवेंशन करना पड़ता है, इसमें कैथेटराइजेशन करके यूरिन तो निकले कम से कम, वो करना पड़ता है। और ये लॉन्ग टर्म डिवेस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जैसे इम्पोटेंसी हो सकता है, यूरिनरी रिटेंशन होता है, कभी कभी गैंग्रीन होके वो पूरा सड़ के गल के गिर जाता है पूरा। बहुत ही बेकार ये कंडीशन होती है, हमें ये चीजें मालूम होनी चाहिए। पैराप्रिज्म इज ए फुल और पार्शियल इरेक्शन दैट कंटिन्यूज मोर देन 4 आवर्स बियॉन्ड सेक्सुअल स्टिमुलेशन। मतलब सेक्सुअल स्टिमुलेशन का कोई मतलब नहीं है, या ऑर्गेजम का भी नहीं है, और अनरिलेटेड टू सेक्सुअल स्टिमुलेशन। हिस्टोलॉजिकल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स, देखिए ये जैसे आप लोग को डायग्राम में दिख रहा है, पेशेंट का वो कैसे टिप जो है वो लूज है, लेकिन पीछे का भाग कितना उसका कड़क है पूरा। तो द टर्म प्रियापिज्म हैज इट्स ओन is origin in reference to the Greek god Priapus, who was worshipped as a god of fertility and protector of horticulture। मतलब ये काम देवता जैसे बोलेंगे, फर्टिलिटी के जो गॉड है उस तरह से ग्रीक ग्रीक के लोग जो थे वो ये करते थे, मतलब पूजा करते थे कृषि में, और काम देवता के रूप में ऐसे पूजा करते थे। पेंटिंग डिपिक्ट्स प्रियापियस weighing his phallus against a large bag of coins। मतलब उसको नापा उन्होंने, बीच में तराजू है, एक साइड जो है वो कॉइन रखे हैं, सब सोना का कॉइन रखा है तराजू में, और एक साइड में पेनिस रखा है। तो इसका वेट जो है ये ज्यादा है, पैसे से भी ज्यादा है। इस तरह से पेंटिंग बना के पूजा किया जाता था। लेकिन ये इनको प्रियापिज्म नहीं है, इनका नाम है प्रियापस नाम का, ये गॉड है, इनकी पूजा होती थी। तो ये फर्टिलिटी के देवता है, मतलब ये ऐसा हम बोलेंगे कि पुरुषों में जो ताकत होती है उसकी पूजा किया जाता था, उससे बीमारी का नाम रख दिया प्रियापिज्म। प्रियापिज्म बीमारी है, लेकिन ये जो गॉड है इनको बीमारी नहीं है, उनका ये जो है वो बहुत मोटा है, बहुत स्ट्रांग है, इसलिए उनकी पूजा किया जाता था, कामदेव ऐसे। फिजियोलॉजी ऑफ इरेक्शन अगर देखेंगे, पेनिस इज कंपोज्ड ऑफ 3 कॉर्पोरल बॉडीज, 2 कॉर्पोरा कवर्नोसा जो साइड में रहते हैं, मतलब पूरे पेनिस में देखेंगे तो 2 कॉर्पोरा कवर्नोसा रहता है, एक कॉर्पस स्पॉन्जियम रहता है। इरेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ स्मूथ मसल रिलैक्सेशन एंड इंक्रीज आर्टेरियल फ्लो इनटू द कॉर्पोरा कवर्नोसा causing engorgement and rigidity. Corporal relaxation causes external pressure on the emissary veins, exciting the tunica oblongia, trapping blood in the penis and causing erection। tunica oblongia जो है वो साइड में रहता है, जो कॉर्पस कॉर्पोरा कवर्नोसा के साइड में ट्यूनिका एम्ब्लोंजिया रहता है, एक पतला सा झल्ली टाइप रहता है, कला रहती है, शुक्रधला कला जो हम लोग बोलेंगे, वो एक कला रहती है। वहां पे कला में बहुत ज्यादा ब्लड बढ़ जाता है, तो वो ब्लड पेनिस में ट्रैप होता है, उसके वजह से इरेक्शन होता है। वो ट्रैप होना जरूरी है, तभी वो पूरा फुल भरेगा तभी इरेक्शन होगा। अगर वो वापस आ जाएगा, ड्रेन हो जाएगा, तो इरेक्शन नहीं होगा। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में यही होता है कि वो ब्लड जा नहीं पा रहा है, स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति होती है, वात का प्रकोप होता है, इरेक्शन नहीं हो पाता है। तो इरेक्शन को भी मैं और अच्छे से और डीप में आप लोगों को बताऊंगा कि ये क्या होता है, और उसकी चिकित्सा हमें और डीप में कैसे करनी चाहिए वो मैं बताऊंगा बाद में। Engorgement of the corpora cavernosa compresses the venous outflow tracts, that is subtuneal venues, trapping blood within the corpora cavernosa। The major neurotransmitter that controls erection is nitric oxide, which is secreted by endothelium that lines the corpora cavernosa। मतलब इरेक्शन को नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, कुछ केमिकल होता है, वो इरेक्शन को कंट्रोल करता है। और वो एंडोथेलियल लेयर जो रहता है कॉर्पोरा
कैवर्नोसा के अंदर वो सिक्रीट होता है। तो वो न्यूरोट्रांसमीटर जब ब्रेन से सिग्नल आता है, ब्रेन से आएगा स्पाइनल कॉर्ड के लोअर मोटर जो एरिया है वहां से आएगा, और वहां से वो इसको, और इसी को हम लोग अगर योग शास्त्र की तरफ से देखें तो ब्रेन से तो आ ही रहे, लेकिन मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, चक्रों का भी बहुत ज्यादा यहाँ पे, वो जो प्लेक्सेस होते हैं उनका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर इसको अच्छे से मैनेज कर दिया जाए तो कुंडलिनी जागृत होती है, जो हम योग शास्त्र की भाषा में बोलते हैं, है ना। वही प्लेक्सेस इरेक्शन भी कर रहे हैं, वही प्लेक्सेस शुक्र को संचित करके ऊर्ध्व रेतस बना के और योग साधना में उसको मतलब आत्मा परमात्मा को जोड़ता है। और इसी को जो ओशो है उन्होंने क्या बोला कि इरेक्शन हो रहा है या काम वासना हो रही है तो संभोग से समाधि की ओर, ऐसे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया था, एक थ्योरी बनाया था, संभोग से समाधि की ओर, मतलब हम परमात्मा से मिल सकते हैं संभोग से समाधि की ओर। उस पर मैं बाद में बात करूंगा कभी। वो सब चीजें जो योग शास्त्र और ये सब है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, वो हम बाद में बात करें, अभी ये बीमारी पे बात करते हैं पहले। तो इसमें कलर डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी जब करते हैं इस तरह से किया जाता है, इट शुड बी परफॉर्म्ड इन द लिथोटॉमी पोजीशन। जैसे डिलीवरी होता है लेडीज का तो लिथोटॉमी पोजीशन होता है, इसी तरह से पुरुषों को लिटा के फ्रॉग लेग पोजीशन में करके स्कैनिंग द पेरिनियम फर्स्ट एंड देन along the entire shaft of the penis. USG can be used as an alternative to blood gas sampling to differentiate ischemic from non-ischemic periapism, है ना। तो ब्लड गैस सैंपलिंग वहां से ना पेनिस से थोड़ा सा गैस निकाल के और उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, वो भी होता है, या सोनोग्राफी से भी पता चलता है, क्योंकि यूएसजी को अल्टरनेटिव बोला है ब्लड गैस सैंपलिंग से। तो इससे भी हमें इश्चिमिक है कि नॉन इश्चिमिक प्रियापिज्म है वो हमें समझ आता है। अभी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, मैं 2 मिनट का ब्रेक के बाद आप लोग को बताऊंगा। सर महेंद्र सर, जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप तक ये बात पहुंच रही है, मैं जो बताना चाह रहा हूँ? नहीं सर, समझ में आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। तो ये इस तरह के पेशेंट से और ज्यादा अपने को आया, क्योंकि अपने पास अपना मैटर रहेगा इस तरह का, अपने कभी डीप में घुसे ही नहीं इस तरह के इसमें। और ये जो जिसमें जहाँ में मेल के तो बहुत कम ही अपन नॉलेज भी ले पाते हैं, क्योंकि फीमेल का तो फिर भी काफी डिटेल अपने शास्त्रों में भी है और अपन भी काफी उसमें पढ़ते हैं, लेकिन मेल के बारे में इतना डिटेल पढ़ते नहीं अपन, बस थोड़ा बहुत उसको ऊपर से पढ़ के और यूं ही छोड़ देते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये आपने काफी डिटेल में और काफी डीप में जाके इसको समझा दिया। अभी एक जगह ये कलेक्शन भी हो जाएगा और उससे अपन पेशेंट के बारे में ज्यादा गहराई से सोच सकते हैं। जनरली में यह कि ऐसा नहीं हो रहा, यही होगा कि इसके कोई दिक्कत होगी और दे दो कुछ। हाँ, हमें तो ऐसे नहीं करना है ना, हमें तो पूरा अच्छे से ट्रीटमेंट करना है, एनाटॉमिकली फिजियोलॉजिकली सब पढ़ना चाहिए। हाँ नहीं, अब कई कई का अपने को अब ज्यादा अपन डीप में घुसेंगे, अब कुछ अपने को ज्यादा उसका रिजल्ट भी मिलेगा और अपन को भी उससे नॉलेज भी होगी कि अपन इसमें और कुछ भी सोचें, क्योंकि ज्यादा उसमें मेल के बारे में ज्यादा सोचते नहीं थे। उसने कहा कि ये हो रहा है, बस उससे बाद में उसका आगे कुछ देखना ही नहीं, हो गया काम, बस अब चलो इसको दवाई दे दो। अब इसके हिसाब से अब उसको वापस जब पेशेंट को देखेंगे तो आगे उसको अपन ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। जी ठीक है सर। तो हाँ, जागीर सिंह जी कुछ बोलना चाह रहे प्रणाम हैं? सर। हाँ जी हाँ बोलिए सर। प्रणाम सर, मैंने इस तरह से 2 केस देखे हैं सर। सर एक हाँ तो मेरे गाँव में था, मैं बहुत छोटा था, उन दिनों 7th 8th में था। तो एक हाँ हमारे गांव का लड़का था, वो फौज में था सर। हाँ और वो सर वो असम बॉर्डर पे कहीं उसका ड्यूटी थी सर, वहां पर पोस्टिंग था। तो सर वो हाँ ड्यूरिंग पोस्टिंग उसने कुछ वहां से कोई डोंट नो क्या, कि कोई जैसे ना एक जड़ी बूटी कहते खाई लिया, समझे, बैठे थे वहां पर, उस दांतों में लगा ली वो। और हाँ वो उसके बाद उसको इतनी रिएक्शन हुई कि मतलब वो 24 घंटे तक ऐसे ही रहा। उसके बाद फिर वो एएफएमसी में लिया यहाँ पर, नहीं ठीक हो। उसके बाद फिर सर एट लास्ट ये हुआ कि वो बीमारी उसकी ठीक नहीं है और उसकी डेथ हो गई थी सर। अच्छा, तो सर उसका लॉजिक क्या था, उसके पीछे कारण क्या था, तो सर मुझे पता नहीं लगा, जो वो क्योंकि लेप लगाता था ना सर, नहीं है। उसका साइड इफेक्ट। हाँ सर, कोई ना कोई मेडिसिन या कोई इन्होंने वहां से लिया, उसका साइड इफेक्ट ऐसा कुछ होगा सर उसमें। हाँ और सर एक केस मेरे पास 2008 में आया था सर, मैंने जॉब में आया था उस टाइम। सर एक बच्चा था, एक लड़का था कुछ 18 ईयर, अबाउट 18 19 ईयर का ओल्ड का।
तो हाँ। सर वो आया था, वो कहते जी मैंने उस टाइम ना सर को मैन फोर्स फोर्ट के नाम से कोई टेबलेट आती थी, उसने वो ली होगी और हाँ। वो अपनी कोई लड़की वड़की को उसके हाथ उसने किया, और मतलब फोर्सफुली किया उसने, काफी ज्यादा अपने सेक्शन प्रपोज किया उसने। तो सर उसके ना वो बाद में उसका जो पेनिस था वो बिल्कुल बीच में से मुड़ गया था सर, बिल्कुल टेढ़ा हो गया था, इसलिए ना अपने जो पहला केस बताया आपने, इस तरह से हो गया सर वो बिल्कुल से। तो सर उसका भी सर वो बाद में ऑपरेशन के लिए उन्होंने दिल्ली भेजा था एम्स में, और बाद में सर फिर वो ठीक हो गया था, उसके बाद ऑपरेशन वगैरह उन्होंने कराया वहाँ पर। तो सर ये केस आते हैं और हमें देखने भी चाहिए, और उस टाइम मुझे पता भी नहीं था ये क्या होता है, हम सुन के नाम जाओ अभी तुम आगे जाओ रेफर कर दो उनको। पर सर अब आप बता रहे हैं तो थोड़ा समझ में आ रहा है, और हम इनको कोशिश करेंगे उसको समझने की। थैंक यू सर। ठीक ठीक है। तो ये मेरा जो लेक्चर है ये सभी को काम आएगा, जो लोग मतलब पेशेंट आए, तो ऐसा नहीं है कि आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, आपको ये सारा जरूर काम आएगा। तो इसमें क्या होता है कि इश्चेमिक जो प्रियापिज्म होता है, इश्चेमिक मतलब यहाँ पे लो फ्लो हो रहा है, वेनस ऑक्लूसिव हो रहा है, तो इसके वजह से क्या होता है कि ब्लड गैसेस जो रहते हैं हाइपोक्सिक रहते हैं, हाइपरकार्बिक रहते हैं, एसिडोटिक रहते हैं, एसिड लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें पेशेंट ना पेन बताता है, सबसे ज्यादा पेन है उसको, इश्चेमिक जो टाइप है। और उसमें कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो है वो रिजिड होता है, टेंडर टू पाल्पेशन ऐसे होता है। तो इसमें क्या रहता है कि ये इश्चेमिक प्रियापिज्म जो है ये इमरजेंसी का कंडीशन होता है। इसमें पेनिस जो है वो नॉर्मल फ्लैसिड नहीं होता है, मतलब नॉर्मल शेप में नहीं आएगा, वो कड़क का कड़क रहेगा। और कभी कभी नॉन पेनफुल स्टेज भी रहता है इसमें। नॉन इश्चेमिक जो है, जहाँ पे मतलब इंजुरी वगैरह हो गया है, तो इसमें परसिस्टेंट इरेक्शन रहता है, अनरेगुलेटेड कवर्नस आर्टेरियल इनफ्लो रहता है। तो इसमें जो गैसेस जो रहते हैं, ब्लड गैसेस अंदर जो जाते हैं कवर्नस में, वो हाइपोक्सिक या एसिडोटिक नहीं रहते हैं, नॉर्मल ब्लड जाता है, गैसेस भी नॉर्मल रहते हैं। गैसेस जो बोल रहे हैं वो मतलब वहां पे अपान वायु ऐसा रहता है। और इसमें कभी कभी फुल्ली रिजिड रहता है, कभी पेनफुल रहता है, कभी नहीं भी रहता है। इसमें ट्रॉमा या इंजरी ये मेन कारण रहता है जो नॉन इश्चेमिक रहता है। तो इसमें कभी कभी क्या रहता है कि सुचरिंग प्रियापिज्म भी रहता है, सुचरिंग किया, सर्जरी किया तो उसके वजह से भी हो सकता है। अनवांटेड पेनफुल इरेक्शन रहता है, या कोई रिपीटेडली इंटरवेनिंग पीरियड्स ऑफ डिटर्मेंसेंस ऐसे भी होता है। और इसमें क्लिनिशियन को तो देखना पड़ता है कि उसको फ्यूचर एपिसोड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए सीबीसी करना पड़ता है प्रियापिज्म में, रेटिकुलोसाइट काउंट देखना पड़ता है, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस देखना पड़ता है, साइको एक्टिव मेडिकेशन स्क्रीनिंग देखना पड़ता है, यूरिन टॉक्सिकोलॉजी करना पड़ता है, ब्लड गैस टेस्टिंग, कलर डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी, फिनाइल आर्टेरियोग्राफी, ये सब करना पड़ता है। और इसमें जो ऑक्सीजन लेवल है वो देखना पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल देखना पड़ता है। तो उसको इश्चेमिक प्रियापिज्म में कितना प्रेशर है, कितना ऑफ एच जी, ऑक्सीजन लेवल कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कितना है, वो चेक करना पड़ता है। और वेनस ब्लड में कितना ऑक्सीजन लेवल है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कितना है, वो देखना पड़ता है। दूसरा क्या है कि इसमें फुल्ली रिजिड है कि नहीं, पिनाइल पेन है कि नहीं, ब्लड गैसेस कैसा है, एबनॉर्मल है कि नॉर्मल है, वो देखना पड़ता है। ब्लड की एबनॉर्मलिटीज, हिमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी है क्या, फिर वैसो एक्टिव ड्रग इंजेक्शन दिया गया है क्या, या फिर क्रॉनिक या वेल टॉलरेटेड फुल रिजिडिटी है क्या, पेरिनियल ट्रॉमा है क्या, वो देखना पड़ता है। अगर ये प्रियापिज्म जो है पहले 12 से 24 घंटे में ठीक हो गया तो वो डैमेज नहीं करेगा। अगर वो ये कंडीशन आई है 24 घंटे में के बाद भी है, तो परमानेंट इम्पोर्टेंस कर सकता है, क्योंकि हाई प्रेशर की वजह से टिश्यू डेथ होता है, इंफाक्शन होता है वहां, परमानेंट ये पेनिस खराब हो गया। और आज के डेट में हार्ट का रिप्लेसमेंट करते हैं, कैडेवरिक सर्जरी करके हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, किडनी का ट्रांसप्लांट करते हैं, लेकिन पेनिस का ट्रांसप्लांट करते हुए आज तक किसी ने नहीं देखा। जेंडर हम लोग चेंज कराते हैं, लेकिन अगर जैसे कोई लड़की है वो लड़का बनना चाहती है तो उसका हम करेंगे, लेकिन वो मेल बन पाएगा कि नहीं इसका अभी तक प्रूफ नहीं है। तो पेनिस का कभी भी ट्रांसप्लांट अभी तक नहीं देखा, तो वो परमानेंट इम्पोर्टेंस ही रहेगा वो, अगर पेनिस डेड हो गया तो। दूसरा क्या है कि इस्चेमिक प्रियापिज्म जो इमरजेंसी होता है, तो इसके लिए इमिडिएटली यूरोलॉजिस्ट
के पास भी ना चाहिए। इन्फेक्शन के लिए करना देखना है कि इन्फेक्शन ना हो, सेल्स डेड ना हो जाए। इन्फेक्शन मतलब पूरा सूख गया है, पूरा डेड हो गया है वहां पे। नॉन इस्चेमिक प्रियापिज्म जो रहता है उसमें तो इंजुरी होती है, तो हम इसमें नॉन इस्चेमिक में कर सकते हैं जहां इंजुरी है, चोट लग गया है। तो इसमें हम लोग विरेचन कराते हैं, शीर बस्ती देते हैं, तीक्ष्ण विरेचन देते हैं, तो इससे वायु को हम कंट्रोल करते हैं जहां इंजुरी हुआ है। और शतावरी का काढ़ा देते हैं, शतावरी शीर्पक देते हैं, कोकिलाक्ष कषाय, मंजिष्टादि कषाय, महातिक्ता कषाय, तिक्ता कषाय, शोणित अमृता कषाय, चंद्र प्रभावटी, शिवा गुलिका। जहां इंजरी हुआ है, कैशोर गुगुल, गोक्षरादि गुगुल, फिर अमृता गुगुल, त्रिफला गुगुल, सूक्ष्म त्रिफला। एंटीबायोटिक की तरह अपनी दवाइयां देते हैं, च्यवन प्राशवले, ब्रह्म रसायन देते हैं। दूसरा, कफ और वायु का शीत गुण बढ़ा है, तो इसमें हम लोग स्तंभन चिकित्सा करते हैं। दूसरा, ये कफावृत बात है क्या, वो देखते हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि किंचित उष्ण तीक्ष्ण स्त्रोत शोधन वाला स्तंभन चिकित्सा और अभिघात को हील करने वाला देते हैं। कभी कभी हम उरु स्तंभ की चिकित्सा का एप्लीकेशन करते हैं, अगर उरु स्तंभ भी है तो। फिर गुल्म की, अर्श की, उदावर्त की भी चिकित्सा करते हैं। शमन चिकित्सा देते हैं, विरेचन देते हैं, एरंड तेल से विरेचन देते हैं, सुकुमार कषाय, वरुण आदि कषाय, पूर्ण चंद्रोदय, कस्तूरी आदि गुलिका, गोमूत्र का पान कराते हैं, तांबुल रसायन, पिपली रसायन, अवगाहन करते हैं, मात्रा बस्ती करते हैं। तो वो कितना सीवियर है, अगर आयुर्वेद से मैनेज हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो सर्जरी के लिए भेजा जाता है। तो इस तरह से मैंने 2 डिजीज कवर किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं और इस पे बताऊंगा आप लोगों को, पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उस पे हम लोग को बात करना है। टेस्टिकल्स पे, स्कॉटम पे, एपिडिडाइमिस के बीमारियां, वास्ट डिफरेंस की बीमारियां, सेमिनल वेसिकल्स की बीमारियां, सब चीज हम लोग कवर करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पे? शशि मैम, महेंद्र सर, कुछ बोलिए आप लोग। कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग, नहीं तो मैं सेशन बंद करता हूँ। कुछ बोलिए प्लीज, लास्ट में तो कुछ बोलिए। अभय सर कुछ बोलिए आप, महेंद्र सर आप कुछ बोलिए, फिर एंड करते हैं। सर इस तरह के पेशेंट निकलते तो हैं ही, और अपने पेशेंट आएंगे तो इस तरह के अपन देखेंगे, क्योंकि इस तरह की कंडीशन में अपन एक दो अब तक देखते थे, और देखने के बाद में उसको यूं ही करके छोड़ देते थे कि ये हमसे नहीं हो पाएगा भैया, इसको कहीं अपने बाहर दिखाओ। तो उस तरह से अब इनको, इस तरह के पेशेंट को अपन क्लियर करेंगे, और इस तरह की इसमें और नॉलेज बढ़ा के, क्योंकि अब इसको मालूम पड़ा है, उस तरह से हमने कभी इसको पढ़ा, लेकिन कभी इस तरह से देखा ही नहीं अंदर से। मतलब मेल का तो हमने कभी इसको डिटेल में पढ़ा ही नहीं हो, मान के चलो। अब ना तो बीएमएस के टाइम पे पढ़ा, ना बाद में भी इसके नॉलेज करने की कोशिश की। अब आपके ये आयुष दर्पण के थ्रू, आपके थ्रू इसमें बताया, तो अब इसको हम पूरी तरह से देखेंगे, और इस तरह के पेशेंट को भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे पूरी तरह। जी ठीक है सर, थैंक यू। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू। फिर 9 बजे हम मिलते हैं, थैंक यू।